गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 60। प्रैक्टिस करेंगे हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। ठीक है, 70 टेस्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए थे पिछले 3 टेस्ट में। अब हम इसमें 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी 71 से लेकर 100 प्रश्न कवर हो जाएंगे अपने करंट अफेयर्स के। ठीक है, ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी के लिए, या फिर जो भी एग्ज़ाम आप दोगे जिसमें करंट अफेयर्स आती है, सभी में आती है, उन सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर पीसीएस के 60वें नंबर या जो भी नया टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न, नौसैनिक अभ्यास है एक सिम्बैक्स का आयोजन किन दो देशों के बीच होता है? भारत इंडोनेशिया, भारत सिंगापुर, भारत मलेशिया, भारत थाईलैंड। सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। कई बार चर्चा कर चुके हैं, हर तरह से प्रश्न बना चुके हैं। बी है इसका आंसर। ठीक है, यही फुल फॉर्म है इसमें। सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम, बाइलेटरल, ई फॉर एक्सरसाइज। देखिए, सिम्बैक्स जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला एक वार्षिक समुद्री सैन्य अभ्यास है, जिसे पहले लॉयन किंग के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1994 में। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। वन टाइम पेमेंट है पूरे साल भर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच कहाँ आयोजित हुआ? 23वां वरुण अभ्यास 2025। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये भी है कि वरुण अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच में होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। 23वां वरुण अभ्यास 2025 कहाँ हुआ? उत्तरी सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर या बंगाल की खाड़ी। देखिए, फ्रांस की जो तटीय सीमा है वो 3 सागरों महासागरों से लगती है। ठीक है, उत्तरी सागर से लगती है, अटलांटिक महासागर से लगती है और भूमध्य सागर से लगती है। लेकिन ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है 23वां वरुण, इन तीनों में से कहीं नहीं हुआ है। तो उत्तरी सागर को हटा दीजिए, भूमध्य सागर को हटा दीजिए, भारत में हुआ है ये, और अरब सागर वाले क्षेत्र में। बी है इसका आंसर। 23वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, जो 19 से 22 मार्च 2025 तक कहाँ संपन्न हुआ? अरब सागर में, अरेबियन सी। अब इसी से रिलेट करता हुआ एक प्रश्न ये भी है, सिंगापुर में आयोजित होने वाले 32वें सिम्बैक्स नौसैनिक अभ्यास में भारत की ओर से 4 स्वदेशी युद्धपोत भाग ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उससे रिलेट कर रहा है, सिम्बैक्स से। तो सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, सिंगापुर में आयोजित होने के लिए भारत की तरफ से 4 युद्धपोत, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति। ठीक है, आईएनएस विक्रांत इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत सिंगापुर पहुंचे हैं, जहां वो क्या करेंगे, माह के अंत में, यानी इसी माह के अंत में, सितंबर माह के अंत में 32वें सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और भारत की ओर से 4 स्वदेशी युद्धपोत भाग ले रहे हैं। कौन कौन से हैं वो 4? आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन। तो आईएनएस किल्टन वहां होना चाहिए था, लेकिन था विक्रांत, इसलिए विकल्प ऊपर सी सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर का मन है कहाँ तक सोच सकते हैं वो, उस तरह के प्रश्न अगर रख लिए तो। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, अपने को हर एंगल से कवर कर लेना है। मसाकी काशिवारा एक जापानी गणितज्ञ हैं और एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है, और पहली बार यह दिया गया था 2003 में। ये है इसका आंसर। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पहली बार 2003 में दिया गया था, और इसे
नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। एबल पुरस्कार गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। 75वां प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ संपन्न हुए? नेशनल गेम्स बोलते हैं इंग्लिश में इनको। उत्तराखंड में संपन्न हुए ये जनवरी माह में। और कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा पूछ रहा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश का तो इसमें 13वां स्थान रहा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, टी है इसका आंसर। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज खेल नियंत्रण बोर्ड 121 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। महाराष्ट्र 201 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हरियाणा 153 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो इसमें खेल बोर्ड भी शामिल थे और राज्य भी शामिल थे 38वें राष्ट्रीय खेलों में। तो प्रथम स्थान पर आया सर्विसेज खेल नियंत्रण बोर्ड 121 पदकों के साथ। अच्छा, यहाँ 121 पद हैं, महाराष्ट्र के तो 201 पद हैं, तब भी वो दूसरे स्थान पर क्यों? क्योंकि जो स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा जीतता है उसके हिसाब से रैंक बनती है। तो सर्विसेज खेल नियंत्रण बोर्ड ने कुल 121 पदकों की तुलना में स्वर्ण पदक इनके पास ज़्यादा थे, तो प्रथम स्थान पर रहे। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और हरियाणा 153 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश जो है वो 13वें स्थान पर रहा। अब एक प्रश्न ये है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश कुल कितने पदक जीते? उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते और 13वें स्थान पर रहा? 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते और 13वें स्थान पर रहा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते और 13वें स्थान पर रहा। इन 56 पदक में 13 गोल्ड मेडल थे, 13 स्वर्ण पदक थे, 20 रजत पदक थे और 23 जो है वो कांस्य पदक थे। 23। अब इसी से रिलेट करता है एक और प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? ठीक है, जो उत्तराखंड में संपन्न हुए 38 नेशनल गेम, 13वां स्थान था। राष्ट्रीय खेल 2025 का 38वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया गया, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने भाग लिया। तो जो प्रथम स्थान पर आया है वो खेल नियंत्रण बोर्ड 121 पदकों के साथ। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरा, हरियाणा तीसरा। 26 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है टूर्नामेंट, 14 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 56 पदकों के साथ 13वें स्थान पर रहा। 13 स्वर्ण पदक, 20 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते उसने। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों में मेजबान राज्य ने कुल कितने पदक जीते और कौन से स्थान पर रहा? यानी मेजबान राज्य कौन था? उत्तराखंड था। अब उत्तराखंड ने कितने पदक जीते और कौन से स्थान पर रहा? उत्तराखंड जो है वो 7वें स्थान पर रहा। ठीक है, कितने पदक जीते उसने? 103 पदक जीते। तो डी है इसका आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीतकर तालिका में 7वां स्थान हासिल किया। अब इन 103 में 24 गोल्ड मेडल जीते उसने, 24 स्वर्ण पदक जीते, 35 रजत पदक जीते और 44 कांस्य पदक जीते। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, तो 7वां स्थान मिला। और यह उत्तराखंड के अब तक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जहां 2023 के 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड 25वें स्थान पर था और इस बार सीधे 7वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। तो बी है इसका आंसर। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। यह दिन जैव विविधता के संरक्षण, उसके महत्व और वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र में उसकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है कुछ। अब अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश का जो है वो तीसरा स्थान है। ये है इसका आंसर। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जहां 26 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है यूपी में। नंबर 82, 2025 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? 2025 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो विश्व में 22वें स्थान पर है। बी है इसका आंसर। ठीक है, स्टार्टअप ब्लिंक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में भारत को 22वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें कुल 10,670 स्टार्टअप और 15.09 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की कुल फंडिंग शामिल है। नंबर 83, 2025 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप के मामले में यूएसए प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ यूएसए नहीं है उसको हटा दीजिए। यूएसए के बाद जो है वो है यूनाइटेड किंगडम, तो सी आंसर हो जाएगा। और तीसरा स्थान पर है इजराइल। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल। 2025 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम, यूनाइटेड किंगडम दूसरा और इजराइल जो है तीसरा स्थान। भारत वैश्विक स्तर पर 22वें स्थान पर है। ठीक है, शीर्ष देशों की सूची में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर, दुनिया का अग्रणी स्टार्टअप हब बना हुआ है ये। यूनाइटेड किंगडम विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ठीक है, इजराइल है तीसरा। यूएसए और यूनाइटेड किंगडम के बाद तीसरे स्थान पर है इजराइल और चौथे स्थान पर है सिंगापुर। एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए चौथा स्थान पर पहुंच गया सिंगापुर। भारत 22वें स्थान पर। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख शहर या उनकी विरासत जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, वे निम्न में से हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से हो सकते हैं वो? लखनऊ की चिकनकारी, फिरोजाबाद का कांच कला और कन्नौज का इत्र और ब्रज की होली। ठीक है, ये वही वाली है, लट्ठमार होली की बात हो रही है। देखिए, 5 शहरों या उनकी सांस्कृतिक विरासत को जो है शामिल किया जाएगा। ठीक है, जिसमें शामिल है फिरोजाबाद की चूड़ियाँ यानी कांच कला, कन्नौज का इत्र इसमें शामिल है, ब्रज की होली है इसमें, लखनऊ चिकनकारी नहीं है। तो 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा फिर यहाँ पर। तो किस में है 2 3 4? 2 3 4 बी है इसका आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख शहर या उनकी सांस्कृतिक विरासत जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, वह कौन कौन से हैं? कन्नौज का इत्र, ब्रज की होली, बनारस की गंगा आरती, वाराणसी की गंगा आरती, फिरोजाबाद की कांच कला और आजमगढ़ का निजामाबाद ब्लैक पॉटरी। ठीक है, इनको याद रखना। इसके अतिरिक्त लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के लिए नामित किया गया है। 85वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 तक भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? कितनी हैं? इसमें सांस्कृतिक भी होंगी, प्राकृतिक भी होंगी, एक आधा या दो मिश्रित होंगी। ठीक है, सर्वाधिक सांस्कृतिक होती हैं, उसके बाद प्राकृतिक होती हैं, सबसे कम मिश्रित होती हैं। मिश्रित का मतलब जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों का मिश्रण हो।
ठीक है, अभी तक तो कंचनजंगा एक ही था केवल मिश्रित में, सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, अब दो हो गए हैं, एलोरा गुफाएं भी शामिल हो गई हैं महाराष्ट्र की। और कुल अगर संख्या पूछ ले तो 43 है, 43, ये है इसका आंसर। ठीक है, 44 में भी कंफ्यूजन होता है, 44 से 43, तो 43 से याद रखना। भारत में विश्व धरोहर स्थल, अप्रैल 2025 तक भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 2 मिश्रित हैं। ठीक है, भारत में यूनेस्को के 2 मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कौन से? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र की, जिनमें प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इन दो में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र की, याद रखना इसको। ठीक है, कंचनजंगा एक मिश्रित विरासत स्थल है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और स्थानीय लोगों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को जोड़ता है। और एलोरा गुफाएं जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्मों की कला का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती हैं, जो इन्हें भारत के प्रमुख मिश्रित स्थलों में से एक बनाती है। अगला प्रश्न है नंबर 86, रणजी ट्रॉफी 24-25 का विजेता कौन है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता है विदर्भ। ठीक है, और उपविजेता पूछ ले तो उपविजेता है केरल। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता विदर्भ है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में केरल को पहली पारी में बढ़त के आधार पर हराकर अपना तीसरा रणजी खिताब जीता। बढ़त के आधार पर मतलब ड्रॉ हो गया था मुकाबला। ठीक है, तो उसके बाद जो है, जो भी प्रोसेस होती है उसमें वो जीत गया। फाइनल मुकाबले का विवरण देखें तो मैच जो है विदर्भ बनाम केरल के बीच हुआ था, और स्थान कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। परिणाम केरल के खिलाफ ड्रॉ रहने के बावजूद विदर्भ ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीत हासिल की। जीत का अंतर, विदर्भ ने पहली पारी में केरल पर 37 रनों की बढ़त हासिल की थी। तो विदर्भ का नाम याद रखिएगा। 87वां प्रश्न क्या है? नेपाल में चल रही हिंसा और विद्रोह की वजह से वहां के प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? रामचंद्र पौडेल, केपी शर्मा ओली, विष्णु प्रसाद पौडेल या शेर बहादुर देउवा? ठीक है, दुखी कर रखा था इस इंसान ने नेपाल के युवाओं को। ठीक है, जो जेनजी जनरेशन है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कई दिनों से मुहिम चला रहे थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? सोशल मीडिया ही बंद कर दिया उनका। ठीक है, यूट्यूब बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद कर दिया और सब कुछ बंद कर दिया। तो उसके खिलाफ 19 लोग भी मारे गए इसमें। ठीक है, और बहुत सारे घायल भी हो गए, तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। इनका नाम है केपी शर्मा ओली, बी है इसका आंसर। तो नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ हुए जेनजी आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस कार्रवाई में कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग जो है घायल हो गए। अच्छा, जेनजी जो है, ठीक है, उन लोगों की तरफ इशारा करता है या उन लोगों को संदर्भित करता है जिनका जन्म 1996 से 2010 के बीच में हुआ है। ठीक है, यानी 15 से 29 साल की जनरेशन है ये। ठीक है, हिला दिया इन्होंने नेपाल की राजनीति को। 88वां प्रश्न है, एशिया कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये एशिया कप 2025 एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है और इस बार जो है ये 2020 फॉर्मेट में होगा। ठीक है, 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 9 सितंबर से, और 10 तारीख को यानी कल भारत और यूएई का मैच भी था, जिसमें भारत जो है जीत गया है। यूएई 57 रन पर ही ऑल आउट हो गई और भारत ने जो है चौथे या पाँचवें ओवर में 4.3 यानी चौथा ओवर कंप्लीट हो गया, और पाँचवें ओवर में जो है, पाँचवें ओवर की 3 ही गेंदें हुई थी, तो 57 की तुलना में 60 रन उन्होंने बनाए। ठीक है, और एक विकेट खोया था, ये पूरी ऑल आउट हो गई थी यूएई। तो एशिया कप 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? ये यूएई में ही आयोजित हो रहा है, बी है इसका आंसर, संयुक्त अरब अमीरात में।
देखिए एशिया कप जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट है 2025 9 सितंबर से शुरू हो चुका है और इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाना है। टीम इंडिया जो है 10 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत कर चुकी है। और टूर्नामेंट में कुल कितनी टीमें शिरकत करेंगी? कुल 8 टीमें शिरकत करेंगी, चूँकि एशियन ये टूर्नामेंट है तो एशियाई देश ही इसमें शामिल होंगे। ठीक है, 2 ग्रुप इसमें बना रखे हैं, एक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है दूसरा। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई शामिल है और ग्रुप बी में कौन कौन से? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग, चीन। ठीक है, ये एक ही नाम है, हांगकांग चीन की टीम। अब इसमें जो जीत की दावेदार टीम है वो यही है। ठीक है, इसके बाद जो प्रदर्शन के मामले में टीम चल रही है वो ये है, तो पहले में यही निकलेंगे, दूसरे में ये। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, जो होगा 14 सितंबर को, तो इतना याद रखिएगा। बाकी जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा तब कुछ प्रश्न निकालेंगे इससे। अगला प्रश्न क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी ने महिला हैमर थ्रो में 62.89 मीटर की थ्रो के साथ राष्ट्र रिकॉर्ड तोड़कर शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक जीत लिया? क्या नाम है इनका? आस्था पुनिया, अनुष्का यादव, विधि या तनुष्का सिंह? इनका नाम है अनुष्का यादव। ठीक है, महिला हैमर थ्रो में 62.89 मीटर थ्रो के साथ एक तो रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, राष्ट्र रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, तोड़ने का मतलब है कि अपना रिकॉर्ड इन्होंने बनाया और स्वर्ण पदक जीत लिया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की अनुष्का यादव ने महिला हैमर थ्रो में 62.89 मीटर की थ्रो के साथ राष्ट्र रिकॉर्ड तोड़कर शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक जीता। अन्य विकल्प जो ऑप्शंस में थे, विधि, विधि भी इसमें खेली थी 38वें राष्ट्रीय खेलों में। महिला शॉटपुट में विधि ने जो है रजत पदक जीता। ठीक है, दूसरे दर्जे का पुरस्कार, पहले दर्जे का स्वर्ण पदक है, तीसरा कांस्य पदक। आस्था पुनिया एक नाम था, ये कौन है? ये भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। एक नाम है तनुष्का सिंह, उत्तर प्रदेश की तनुष्का सिंह वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी तैनाती वाली प्रदेश विदेश की पहली महिला पायलट बन गई हैं। तो तीनों की तीनों महिलाएं यूपी से थी वो, चारों। 90वां प्रश्न क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया? उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया शाहनवाज खान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। सचिन यादव जेवलिन थ्रो, अनुष्का यादव महिला हैमर थ्रो और विधि हैं शॉट पुट यानी गोला फेंक। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स में जो है शाहनवाज खान ने उत्तर प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। ठीक है, और जेवलिंग थ्रो में सचिन यादव ने 84.39 मीटर की थ्रो के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। और बाकी विधि को और अनुष्का यादव को तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन है यहाँ पर। पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता, महिला कलात्मक जिम्नास्टिक टीम ने रजत पदक जीता और विधि ने महिला शॉटपुट में रजत पदक जीता। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 13वां स्थान रहा 38वें राष्ट्रीय खेलों में नेशनल गेम में। और यहाँ पर तीनों के तीनों कथन जो हैं वो सही हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के सफल खिलाड़ियों को टीम और उनकी टीमों पर एक बार नज़र डाल लें अगर हम, तो ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है जिनसे बन सकते हैं प्रश्न। सचिन यादव ने जेवलिंग थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, शाहनवाज खान ने एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा। अनुष्का यादव ने महिला हैमर थ्रो में राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता और पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता, यानी दूसरे दर्जे का पुरस्कार। और क्या क्या है इसमें? महिला कलात्मक जिम्नास्टिक टीम ने भी रजत पदक जीता, विधि ने
महिला शॉटपुट में रजत पदक जीता। रोहित यादव ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता और सचिन यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। महिला टीम और पुरुष टीम है। एक महिला टीम बीच कबड्डी रजत पदक जीता और पुरुष टीम बीच कबड्डी कांस्य पदक जीता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला एक और प्रश्न है क्या कि शाहनवाज खान ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक जिताया। ठीक है, वह कौन सा खेल खेलते हैं? कौन सा खेल खेलते हैं एथलेटिक्स में? रिले रेस, लंबी कूद, जिम्नास्टिक या 400 मीटर बाधा दौड़? ये दिख रहा होगा आपको, देखिए लॉन्ग जंप मार रहे हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी कूद। शाहनवाज खान ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक जिताया, जिसमें उन्होंने लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप में 7.70 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता और एक नया मीट रिकॉर्ड भी स्थापित किया। वह प्रदेश के लिए इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट थे। ठीक है, तो नेशनल स्तर पर जो जीत जाता है उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ हो गया। ठीक है, और भी दूसरे देशों में चैंपियनशिप चलती रहती है भारत की। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप हो गई, फिर उसका भी सबका वो है इनका सबसे बड़ा जो है वो ओलंपिक खेल। ठीक है, उसमें अगर मेडल ले लिए तो फिर पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 93वां प्रश्न। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 किसने जारी किया है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। सी है इसका आंसर। देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 जारी किया है और इसके अनुसार डेनमार्क का कोपेनहेगन रहने के लिए दुनिया का सबसे आरामदायक शहर है, जिसने ऑस्ट्रिया के वियना के 3 साल के दबदबे को समाप्त कर दिया। तो कोपेनहेगन का नाम है लिखेगा। भारत के परिदृश्य में देखें तो दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों को संयुक्त रूप से 141वां स्थान मिला है, जिनका स्कोर है 100 में से 60.2। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने के लिए दुनिया के सबसे आरामदायक शहरों में कौन सा शहर शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? तो सबसे आरामदायक शहर है डेनमार्क का कोपेनहेगन। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थान है ऑस्ट्रिया का वियना और तीसरा स्थान है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। ठीक है, नीदरलैंड का द हेग नहीं है शीर्ष 3 में। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष रहने योग्य शहर डेनमार्क का कोपेनहेगन, ऑस्ट्रिया की वियना, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, ये कैपिटल हैं तीनों की। अगला प्रश्न क्या है, वह कौन सा महीना है जब विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है और अप्रैल माह में मनाया जाता है। मार्च में जल दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मई में मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शिक्षित और सक्रिय करने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। अच्छा, 22-22 के 3 आंकड़े को याद रखिएगा। सबसे पहले मार्च में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एक महीना और जोड़ लीजिए, अप्रैल आता है मार्च के बाद। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और उसके बाद मई आता है, उसमें जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22-22-22 एक एक महीना ऐड करते रहो। और 2025 की थीम क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लेनेट। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है
ठीक है, कोरियाई गणराज्य के द्वारा की गई, दक्षिण कोरिया के द्वारा, ये है इसका आंसर। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को मनाया गया, जिसकी वैश्विक मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा की गई। थीम भी याद रखिएगा, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। 97वां प्रश्न क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम याद रखिएगा, युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है, युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, ये थीम है। 98वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? कोरल परिरक्षण, डॉल्फिन परिरक्षण, हिमनद परिरक्षण, झील परिरक्षण। ठीक है, इसका उत्तर है हिमनद परिरक्षण या ग्लेशियर संरक्षण, एक ही बात है। ठीक है, विश्व जल दिवस 2025 या वर्ल्ड वाटर डे 2025 की थीम है ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है, या ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इंग्लिश में, या हिमनद परिरक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है? डुगोंग को, कोरल रीफ को, गंगा नदी डॉल्फिन को, या ऑलिव रिडले टर्टल? यहाँ इमेज में देखकर आप आसानी से लगा दोगे उसको, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते वरना। टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी डॉल्फिन को, सी है इसका आंसर। और नई जो एक संख्या की गई है इनकी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा नदी डॉल्फिन की संख्या है यूपी में। देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन, जिसे टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है, की आधिकारिक खोज 1801 में की गई थी, और भारत सरकार ने इसे वर्ष 2009 में, कब, वर्ष 2009 में, इम्पोर्टेंट है ये, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। और यह गंगा नदी डॉल्फिन असम का राज्य जलीय पशु भी है। और अंतिम प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत का वो पहला 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव, उसका अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया, नाम मोडेरा गांव है। यहाँ प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित है ये मोडेरा गांव? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में? ये मोडेरा गांव जो 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित है, गुजरात में स्थित है, बी है इसका आंसर। देखिए, भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोडेरा, जो कि गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है, 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित है, यानी सोलर पावर से। और एक गुजरात का मसाली गांव है, वो भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। सीमावर्ती गांव क्या होते हैं? जिनकी सीमा दूसरे देशों से लगती है। तो गुजरात की तरफ तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से लगती है इसकी मसाली गांव। ये भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। और भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पूछ ले तो मोडेरा, और सीमावर्ती पूछ ले तो मसाली गांव, दोनों गुजरात के हैं। और जो बिहार का धरनई है, वो भी पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो चुका है, बीपीएससी के लिए याद रखिएगा इसको। बिहार का वो पहला गांव जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है, वो कौन सा है? बिहार का धरनई गांव। तो ये 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न पिछले 2 से 3 टेस्ट में अपन ने कवर किए। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, जो वीडियोस से पढ़ते हैं वो वीडियोस देख सकते हैं, जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन जो है मिलेंगे आपको, जीएस और करंट अफेयर्स दोनों के एग्जाम तक। प्रैक्टिस करते रहिए, धन्यवाद।